देखो, अगर हम आपसे पी ब्लॉक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो ये किस से किस ग्रुप तक घिरा हुआ है। देखो, इससे पहले आता है आपका एस ब्लॉक, यहां आता है आपका डी ब्लॉक और इसके बाद आता है पी ब्लॉक। कोई दिक्कत? ठीक। तो पी ब्लॉक कहां पे आया? अब आपसे कोई पूछे पी ब्लॉक कहां पे आया तो आप कहोगे ये आया आपका 13th ग्रुप से। कहां से आया? तो पी ब्लॉक का जो आपकी रेंज आती है वो आती है ग्रुप 13 से। ग्रुप 18 तक। क्लियर? अब जो ग्रुप 13 है उसका नाम क्या है? बोरोन फैमिली। क्या नाम है? बोरोन फैमिली। ठीक। ग्रुप 14 का क्या नाम है? कार्बन फैमिली। क्या नाम है? घूमिए बात, ठीक है। तो फिर मैंने आपसे पूछा फिर अगले कौन से आएंगे? ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। अब बताएगी गौरवी, हम ग्रुप 14 तक ही क्यों स्टडी करते हैं? नहीं पता? वो 12th में है ना बेटा। ये सारा हिस्सा आपका कहां है? 12th में। ऐसा नहीं है हमारे को पता नहीं, बाद में करेंगे स्टडी। अभी हम सिर्फ ग्रुप 14 तक स्टडी करते हैं। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम? 13th और 14। ठीक है। ग्रुप 15, 16, 17, 18 हम अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है। अभी कुछ जनरल बातें कर सकते हैं किसी भी ग्रुप की। पी ब्लॉक की कुछ जनरल बातें जब करेंगे तो हम सबकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेन किसकी? सिर्फ दो ग्रुप की, एक 13th ग्रुप और एक 14 की ग्रुप। ठीक है। और भला हो कोरोना का, उसने और थोड़ा सा काम आपका डिलीट कर दिया है, तो बहुत कम पोर्शन रह गया जो सीबीएसई में आएगा। अब यहां कौन आता है? फैमिली याद करना हो तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ये याद करने का तरीका है। कहे सीता जी सुनो प्रभु। किसी को कोई दिक्कत? ये दो लाइनें याद हो गई 2 सेकंड में। आगे चलते हैं। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे काम करती है? ठीक है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये कैसे काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 15वें ग्रुप की है, किसकी? 15th ग्रुप, पी ब्लॉक की, पूरे के पूरे पी ब्लॉक की। वो क्या है? पहले भरा होना चाहिए NS, फिर NP126। अब यहां पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये N क्या है? लास्ट शेल। ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे पूछा N का मतलब क्या है? लास्ट शेल। N का मतलब क्या है? अब कोई बच्चा कहेगा भैया लास्ट शेल होगा। नहीं नहीं, डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपसे बात करूं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में एस के अंदर, NS के अंदर 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या है? पढ़ो और बताओ। लास्ट शेल कौन है? एस का या डी का? डी का नहीं है, एस का। ये लास्ट शेल है। ये है आपका लास्ट शेल। ये क्या है? बोलो, लास्ट बट वन। याद रहेगा। अगर मैं आपसे एफ ब्लॉक की बात करता हूं तो उसमें पहले NS यानी कि लास्ट शेल, N-1D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद N-2 F, 0 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये लास्ट बट 2 है। क्या है? लास्ट बट 2 या थर्ड लास्ट। ये क्या है? लास्ट बट 1। तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा शेल लास्ट है ना? हमेशा मत कहना कि हमेशा लास्ट शेल होता है। क्लियर हुआ? गलत लगे तो टोको। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई? एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2। पी ब्लॉक की NS2 पूरा भरा हो, फिर P में 1 से लेके 6 तक NP मतलब लास्ट का P। और अगर मैं D की बात करूं तो
लास्ट बट वन का डी। अब आप कहोगे ये तो हमारे कोर्स में नहीं है, ये थर्ड चैप्टर में, बट आपके कोर्स में कैसे नहीं है? ठीक है, ये मत कहना कि डी ब्लॉक हमारे चैप्टर में नहीं है, ये बेसिक बातें, तो ये तो आपके कोर्स में है ही। अब इसके बाद बारी आती है, इसको थोड़ा कम कर देता हूं, देखो कौन सा ग्रुप है। आओ, ग्रुप आते हैं आपके 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, सब में NS पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत? कभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं होगा। अब तुम कहोगे NS के तो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक भी इधर उधर नहीं होते, डी ब्लॉक में होते हैं। किसमें होते हैं? क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है, और कॉपर में भी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक में ऐसा कोई केस नहीं है। पी ब्लॉक में ऐसा कोई केस, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 और NP6, पकड़ के रखो इन दोनों को, NP2 और NP6 को। देखो एक तो ये वाला NP3, क्या है NP3 की खास बात, कोई बताएगा? ठीक है बेटा, डरा मत, एकदम से तेज आवाज आई। NP3, ठीक है, इसी को उठा के यहां ले आओ, ये कौन सा है? NP6। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? नहीं बेटा, वो तो आ ही गया, आज मैंने डब्बे बनाने सीख लिए, पहले नहीं बनाता था ना, आज ही सीखा। एक 15th ग्रुप, कोई बात नहीं, 15th ग्रुप में NP3 याद रखना है। अब इसने कहा अचार डालोगे NP3 का? नहीं नहीं, NP3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसको इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, ये स्टेबल है, इसको कुछ भी करना मुश्किल है। ये रिएक्टिविटी कम शो करेगा, क्या कम शो करेगा? स्टेबिलिटी अच्छी दिखाएगा, क्या अच्छी दिखाएगा? तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, एक इसका इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी लो होगी, ठीक है। अगर इससे आप कहो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन देना है, सुनते रहो, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन देना है, इस वाले को दिक्कत आएगी, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत करेगा, ये पहला इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत करेगा, हाँ देगा लेकिन दिक्कत करेगा। इसका मतलब ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी ज्यादा होती है। हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कौन पहला इलेक्ट्रॉन भी आसानी से नहीं देगा? 15th ग्रुप। और जो बिल्कुल भी पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से ना दे वो कौन है? 18th ग्रुप। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबकी लो होती है, लेकिन अगर आप 18th ग्रुप के एलिमेंट से कहो तो वो क्या कहेगा? मैं इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा। क्यों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा? वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। P6 को रट लो, अभी 12th वाले बच्चों को पढ़ा के आ रहा हूं, उनको यही बता रहा था कि स्कैंडियम क्यों 2p6 की 3p6 की कॉन्फ़िगरेशन पकड़ के बैठ जाता है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और मैं बार बार बोल रहा हूं ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक, जैसी 11th में वैसे 12th में रहेगी। अभी जितनी अच्छी कर ली 12th में भी उतना ही फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मुश्किल से छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते पढ़ते हमने काफी सारी चीजें समझ ली। आगे चलो, एटॉमिक रेडियाई क्या काम करती है? एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई आप साथ साथ ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा एटॉमिक रेडियाई, तो आप बोलोगे भैया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे उतनी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। इसका रीजन दो, कोई हाथ खड़ा करके। क्या लिखूं मैं यहां पे कि एटॉमिक रेडियाई का या एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है और किसके साथ? जब मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है? बोलिए। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल। इसको किस प्रॉपर्टी से हम रिलेट करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक रेडियाई के साथ इनवर्स रिलेशन है।
एटॉमिक साइज इधर आते वक्त डिक्रीज करते हैं, इधर आते वक्त एटॉमिक साइज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जिस वजह से क्यों, क्योंकि एक ही शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कहानी समाप्त। तो अब आपसे कोई पूछे किसका साइज बड़ा है भैया, ग्रुप 13 का कि 14 का, बता दोगे? 13 का बड़ा है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बोरोन का साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, हीलियम का, किसका? तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, 18 सबसे बड़ा है, वो दूसरी बात है। हाँ, एक्सेप्शनली 18th का साइज सबसे बड़ा होता है। अब आप कहोगे भैया यहां से वहां जा रहे थे, 18 का साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए, क्या है 18 के पास ऐसा कि उसका साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या करते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है बात, आगे चलो। अच्छा, अब आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या आती है दूसरी चीज? आयनाइजेशन एंथैल्पी। बात को समझो, 2 मिनट लगाओ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसमें जो मेरी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, किसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है? किसको करना है देखना, आइसोलेटेड गैसियस एटम इन, ये याद रखोगे कीवर्ड दोनों। फिर कैसे पता चलेगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुआ? अब मैं बता रहा हूं आपको जो चीज, वो है क्या बोलते बेटा उसको? पीरियोडिक वेरिएशन। क्या है वो? इधर जाते वक्त एटॉमिक साइज, बात सुनो, एटॉमिक साइज डिक्रीज, साइज छोटा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया कि इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसका यह भी मतलब है। छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हुआ था गौरवी? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा गौरवी? डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? नहीं बात समझ में आई? आ गई? अच्छा बोल रही थी, थोड़ा तेज बोला कर बेटा। भूमि बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे पूछा भैया यहां पर देखो और मुझे समझाओ, ग्रुप 13, ग्रुप 13 क्या है ये? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, रखो इसको और मेरी बात का जवाब दो। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो किसी तरीके की शील्डिंग या कोई अलग चीज एक्सपीरियंस कर रहा है? तो मैंने कहा थेलियम। थेलियम क्या कर रहा है? पुअर शील्डिंग एक्सपीरियंस कर रहा है। किसकी? ऑफ 4f ऑर्बिटल। ठीक है, और गैलियम किसकी कर रहा है? पुअर शील्डिंग, क्या बना दिया मैंने? पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? मेरा मानना था कि जनरली ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? सबसे नीचे वाला सबसे कम हीलियम, उससे ज्यादा इंडियम, उससे ज्यादा गैलियम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम और उससे ज्यादा बोरोन। लेकिन गैलियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया पुअर शील्डिंग ऑफ 3d की वजह से। 3d की पुअर शील्डिंग की वजह से उसके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। 3d की पुअर शील्डिंग थी जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के सामने एक्सपोज हो गया, न्यूक्लियस ने इसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, जाने नहीं दे रहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ गई। फिर आपने कहा कि भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन थेलियम का क्या? थेलियम के आगे तो बहुत ज्यादा पुअर शील्डिंग है 4f की, तो वो इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम सबसे आगे निकल जाएगा सिवाय बोरोन के। तो जो सीरीज बनकर आएगी आपके सामने एक्सेप्शन के बाद वो आएगी इंडियम सबसे कम, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा गैलियम
और उससे ज्यादा थेलियम। तो बहुत बड़ी बात है कि थेलियम इतना आगे आ गया, और थेलियम की इस तरीके की अलग तरीके की, अरे चल जा, इस एक्सेप्शन का रीजन क्या है? गैलियम के इस तरीके के एक्सेप्शन का रीजन क्या है बेटा? रहने तो कोई बात नहीं। अच्छा, पेन सेलेक्ट नहीं कर रखा, ये ले। तो थेलियम के इस तरीके का रीजन क्या है बेटा? पुअर शील्डिंग, और गैलियम का पुअर शील्डिंग 3D की। ये गैलियम आगे इस चीज को लेकर नहीं जाएगा, लेकिन थेलियम इसको आगे लेकर जाएगा। थेलियम की अगली बार जो आने वाला है, यानी कि ग्रुप 14 में, उसमें हम देखते हैं। एक बार देखो आगे है जगह, नहीं है, वापस आना पड़ेगा। देखो इससे क्या पता चलता है, बताओ? जगह कम है और मुझे नई स्लाइड जोड़नी नहीं आती, तो कोई बात नहीं। हमने ली ग्रुप 14 की बातचीत। कौन है ग्रुप 14 में? कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये पुअर शील्डिंग अब भी एक्सपीरियंस कर रहा है किसकी? 4F की। बाकी सब नॉर्मल है। तो सबसे नीचे इसको आना चाहिए था, लेकिन ये SN को रिप्लेस कर देता है। तो सबसे नीचे कौन आता है? SN। SN के बाद कौन आता है? लेड। लेड के बाद कौन आता है? GE। GE के बाद कौन आता है? SI। और सबसे लास्ट में कौन आता है? कार्बन। क्या ये बात ठीक है? कोई तुमसे पूछे ऐसा क्यों हुआ, ग्रुप 14 की आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझाओ, तो आप किस तरीके से समझाओगे? सबसे पहले आप क्या समझाओगे? सबसे आप पहले बोलोगे जनरल बात, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। खत्म। दूसरा, बट लेड एक्सेप्शनली हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन टिन। ठीक है, रीजन क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। ये हो गया आपका जवाब पूरा। किसकी बात हुई? आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी? ग्रुप 14 और ग्रुप 13 की। मैंने बताया ना, इस वाले में हम सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़ रहे हैं। अब बारी आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी का मतलब क्या है सुनो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। टेंडेंसी क्या है? ये टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself. हिलो डुलो मत बेटा, है रिफ्लेक्शन में सब दिखता है। क्लास से बाहर जाओगे चारों, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इस चीज की। एक है H, एक है Cl, एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या है? इलेक्ट्रो। और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव। दूसरा कैसा है? इलेक्ट्रो। और इनमें इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बांटा जा रहा है। तो Cl जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ ही खींच लेता है पूरा का पूरा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसकी क्या ज्यादा है? तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा H और Cl का बॉन्ड। आपने कहा नहीं भैया दोनों Cl थे, तो बिल्कुल बीच में रहेगा, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक साथ थे। अच्छा, दोनों H होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत? बोलो। ठीक। अब आपने कहा ना, हम बात कर रहे हैं 15-16 ग्रुप के, भैया उनके बारे में बताओ, 13 ग्रुप या 14 ग्रुप। तो अब बात सुनो, ग्रुप 13 हो या ग्रुप 14 हो, डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मतलब पता है क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम हो जाती है, ये देने की क्षमता चालू कर देते हैं। क्यों? डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाता है, लेना मुश्किल। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो भी ये वीक होते चले जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बोरोन की, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की या थेलियम की? बिना किसी एक्सेप्शन के आप बोलोगे बोरोन की साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीधा सीधा लेना देना किससे? मैं यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का सीधा सीधा लेना किससे? नॉन मेटेलिक करेक्टर से। और यूं बोलो, उल्टा भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम उतना मेटेलिक करेक्टर ज्यादा।
तो यूं बोल सकते हो आप, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अच्छा, इसका उल्टा कोई बोले मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से समझाऊंगा, तो भी आप समझा सकते हो। अच्छा, नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करेगी, नीचे आते वक्त इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। नहीं समझ आया? पक्का? ठीक है, यही सब कुछ चलेगा आपके ग्रुप 14 में। करते हैं इसकी बात। रीजन वही, ठीक है। ये किसकी बात हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी सारी बातें आती हैं, जैसे स्टेट वगैरह। ठीक है, इसको भी रोक लो, आगे चलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा ये? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो चमत्कारी बच्चा है ना, अलग अलग रंग लगा दिया उसने, देखो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वैसे पीला ही कहा था मैंने। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर हम बात करें आपसे, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है? नाम तोड़ो, इनर्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं बनाएंगे। इनर्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये बताओ मेरे को आप। फुल्ली पेयर्ड नहीं बेटा, मैं समझ गया तेरी बात, तू फुल्ली पेयर्ड की बोल रही। और कोई बताओ, इनर्ट का मतलब बताओ सिर्फ। जो किसी से रिएक्ट ना, अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव। ठीक है, ये भी यहीं पे बोल रही है कि जो किसी से रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिव इनर्ट होता है। अब ये यूं क्यों कह रही है? अब तुम कहोगे कि भैया मोहिता को नहीं पता क्या इस बारे में। मोहिता इसलिए कह रही है कि किसने ये सुना है कि जो गैसेस होती है ना, इनर्ट गैसेस, वो फुल्ली पेयर्ड होती है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कह रही है कि इनर्ट का मतलब शायद ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, इनर्ट का मतलब क्या है? वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है, इनर्ट होती है। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। इसके अलावा कुछ पता है पेयर का? नहीं, मुझे भी नहीं पता। पेयर मतलब जोड़ा, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इफेक्ट का मतलब क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चैतन्य, बात समझ में आई? लिवांशी, बात समझ में आई? नॉन रिएक्टिव दो इलेक्ट्रॉन्स घटा देंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसके? अभी तो हमने सिर्फ ये बताया। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6s और 7s। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6s and 7s do not participate, it does not participate as valence electrons। कैसे पार्टिसिपेट नहीं करता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तरीके से, इन p ब्लॉक एलिमेंट्स। ड्यू टू पुअर शील्डिंग। मैं रीजन भी दे रहा हूं किसकी वजह से? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। किसकी पुअर शील्डिंग की वजह से? 4f ऑर्बिटल। इसको डब्बे में डाल दो। इन p ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज, क्या नाम, क्या किस नाम से जाना जाता है? वो इज नोन एज इनर्ट पेयर। इफेक्ट नहीं, इनर्ट पेयर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू दिस इनर्ट पेयर इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ ना बोलो, जगह है हमारे पास आगे? नहीं है, समझे? इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले बताओ, ये बात समझ में आई? नहीं आई? इनर्ट पेयर इफेक्ट 6s का और 7s का जोड़ा पार्टिसिपेट नहीं करता। अब ये कह रहा पता नहीं क्या बकवास कर दी भैया आपने। तो इसके लिए हमें जगह चाहिए। देखो, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब किस चीज की, जरा उस पर ध्यान देना। ये है S, S, ठीक है।
एक मिनट रुको बेटा। तो मैंने आपसे कहा ये क्या है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा डी ब्लॉक बनाए, डी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक। आ जाओ, अब मेरी एक एक करके बात सुनो। मैंने आपसे कहा यहां पे आते हैं 6s और 7s के इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में मैंने बात की थी। 7s के बारे में हम केमिस्ट्री कम पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं क्यों कम पढ़ते हो, क्या ये आती नहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसा है कि यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। कौन आते हैं? तो उनकी केमिस्ट्री इससे इनऑर्गेनिक से थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन 6s की तो कर सकते हैं। 6s के इलेक्ट्रॉन ns है, हाँ ns है। अब इस ग्रुप को देखो, मैं सिर्फ इन्हीं ग्रुप की बात कर रहा हूं ना, चलो एक और ले लूंगा 15वां, ठीक है। देख रही है 11वीं की फीस में 12वीं की पढ़ाई। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने, तो तुम कहोगे भैया ns2 np1, गिन के बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बैलेंस लास्ट शेल में, गिन लो कितने। नहीं गिन पा रहे, बताओ उनका क्या होगा इन बच्चों का। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3 गधे, और इसमें कितने हैं 4, और इसमें कितने हैं 5। क्या आप सिर्फ बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिन पा रहे हो? आप बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिने, 2s में पक्के, एक p में आ गया, कितने हुए? ग्रुप 13 के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 14 के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 15 के बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहे हैं? अब मैं कहूं ग्रुप 13 के कितने? 3, लेकिन ये मैंने हटा दी, कहां गए ये नहीं शेयर कर पा रहे अपने इलेक्ट्रॉन, तो कितने रह गए? ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कितने में आ गया? 3 से, अच्छा नहीं 14 के कितने, ये 2 हटा दो तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, क्योंकि वो इनर्ट हो गए। क्यों इनर्ट हो गए, यही तो सवाल है, क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा? एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक को याद रखो बेटा, देख लो समझ रहे हो कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। ये पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते, ठीक है। बहुत देर में समझाया यार ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं बेटा वो समझ गए। कितने इलेक्ट्रॉन है? ns2 np1 या 2 या 3 या चलने दो। यहां पर आ गया कौन? 4f की पुअर शील्डिंग, 4f की पुअर शील्डिंग। करा क्या 4f की पुअर शील्डिंग ने, आप ये बताओ मेरे को। 4f की पुअर शील्डिंग ने क्या किया? भूमि 4f की पुअर शील्डिंग ने क्या किया? तुझे यूं बोलना है कि भैया इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा दी, ns2 इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर दी। भूमि आवाज आ रही है ना बेटा? तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा दी। अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ा दी तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यूं बोलो 4f ने इसके भाव बढ़ा दिए, वो कह रहा मैं नहीं जा रहा। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 3 की वजह से +3, अब क्या हो गया? +1। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? अब क्या हो गया? यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? यहां क्या हो गया? तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया? ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है कितने से? 2 से। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 2, कोई दिक्कत? दोबारा सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है? कितने से कम हो जाता है? ऊपर से नीचे आते वक्त। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते? 2s के, सुनिए बेटा, 2s के और कुछ p के, 1 2 3 4 5 कितने भी, मान लो 3 p के कर रहे हैं, तो अब ये 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनों से कम हो जाएगा? इसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो जरा इधर आओ। ग्रुप 13 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितनी दिखा सकता है? और सबसे नीचे का एलिमेंट कौन है? थेलियम। कौन है वो? कितनी दिखाएगा? मेरा सवाल आपसे यह है कि थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्यों डिक्रीज करता है? रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। हेलियम का TlOH होल थ्राइस इतना जाना नहीं जाता। TlOH होल थ्राइस कंपाउंड इज नॉट नोन व्हाइल TlOH इज, लेकिन यह जाना जाता है।
तो क्या कहोगे, भैया वो +3 दिखाता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, सारी बातें वही है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, चैतन्य कह रहा है कि भैया गैलियम भी तो था ना, उस पर भी पोर शील्डिंग लग रही थी ना, तो क्या उसने भी करा? नहीं, सिर्फ 4f की पोर शील्डिंग इतनी ताकतवर होती है जो 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम कराती है। क्लियर बेटा? अब एक और एलिमेंट देख, ग्रुप 14 में ऐसा कौन होगा? कौन सफर करेगा? सबके सब कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते थे? 4, लेकिन लेड कितना दिखाएगा? विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल, PbO2 और PbO? श्रेया कौन ज्यादा स्टेबल है, PbO2 या PbO? PbO स्टेबल है बेटा, PbO2 नहीं। इस वक्त इस पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस पे +4 का। अब ये उल्टे सीधे क्वेश्चन देता रहेगा, मैं ही देता हूं चलो आपको। PbO2 उतना स्टेबल नहीं है, PbO ज्यादा स्टेबल है। क्या कर दिया? अच्छा, गलती छू दिया। PbO2 उतना स्टेबल नहीं है, PbO ज्यादा स्टेबल है। तो रीजन क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेड जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बिहेव करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करता, खुद को रिड्यूस क्यों करता है, अपने आप को रिड्यूस। तो आपको अच्छा, पहला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन से जवाब निकालना। लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बिहेव करता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, तो आप कहोगे क्योंकि लेड अपने आप को +2 में कन्वर्ट करता है। पहला। दूसरा, मैम कहेगी इस पे ये जवाब पूरा नहीं हुआ, फिर इस रीजन का भी रीजन क्या है? क्योंकि लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट, घुमा फिरा के इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, वो सब कहां के बंद जाएंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या ये बात समझ में आई श्रेया? चल श्रेया से फिर दोबारा पूछते हैं हम। लेड का क्लोराइड PbCl4 और PbCl2 दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? लेड का क्लोराइड PbCl4 से अपने आप को PbCl2 में क्यों कन्वर्ट करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, +2 में ज्यादा स्टेबल है। फिर लेड का जो क्लोराइड है, ठीक है, PbCl4, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करता है। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट पल्ले पड़ा? अब ये क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड सब पे काम करेगा। हाइड्रोक्साइड भी दे चुका हूं, ऑक्साइड भी दे चुका हूं। अच्छा, अगर वो ब्रैकेट में ऐसे लिख दे तो क्या ये समझ जाएगी श्रेया? विच इज मोर स्टेबल, ये जो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में जो आपको रोमन लेटर में लिखा जाता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +1? समझ आई बात? ठीक है। सबसे बढ़िया बच्चा पढ़ रहा है मोहिता, कम से कम 15 मिनट की तो नींद ले चुकी है। ठीक है, पढ़ रही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पी पाई बॉन्डिंग की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है। अब 2 मिनट रुको, फिर तुम्हारी छुट्टी करता हूं।